हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और मैं अभी आपको क्रिया शारीर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैंने अभी आपको आज से 2 लेक्चर पहले, यानी कि प्रीवियस के 2 लेक्चर थे, उनमें मैंने आपको वात दोष के बारे में बताया था और पित्त दोष के बारे में बताया था। आज मैं आपको कफ दोष के बारे में बताऊँगा, ठीक है। कि ये कफ दोष होते क्या हैं, ये कार्य क्या करते हैं, इनके गुण क्या हैं, इनके कर्म क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको समझाऊँगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। कफ दोष। अच्छा, सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। छोटी सी क्या, ये बहुत बड़ी सी भी चीज़ है। वो ये है कि कफ दोष जो होता है, कफ दोष में कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है। तो कफ दोष में क्या है कि जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। कफ दोष में जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब आइए आगे स्टार्ट करते हैं। कफ दोष निरूपण आपके एनसीआईएसएम के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं। तो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, कफ दोष निरूपण। क्लियर। आइए निरुक्ति देखते हैं पहले। क्या है, अमर कोशकार ने कफ की व्युत्पत्ति जो है केन जलेन फलत इति कफः। क्या बोला हुआ है अमर कोशकार ने, केन जलेन फलत इति कफः से की है इसकी निरुक्ति, ठीक है। तो कफ शब्द में का अर्थ क्या होता है, जल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कफ शब्द जो बना हुआ है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना है, का और फा, दो से मिलाकर क्या बना है, कफ बना है। तो इसमें जो का होता है, का जो है, का अर्थ क्या होगा, तो का अर्थ जल होगा। का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, जल हो जाएगा। फिर क्या बोला, फा फा का अर्थ क्या होता है, फलित होना। फा का अर्थ क्या हो जाएगा, फलित होना, ठीक है, फलित होना। तो ध्यान दीजिएगा, का अर्थ होता है जल और फा का अर्थ होता है फलित होना, ठीक है। फिर क्या है, महर्षि सुश्रुत ने श्लेष्मा शब्द की व्युत्पत्ति श्लिष आलिंगने धातु से मानी है। अच्छा, श्लेष्मा क्या होता है, कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो श्लेष्मा का अर्थ क्या होता है, कफ। कफ को ही श्लेष्मा बोला गया है, ठीक है। तो महर्षि सुश्रुत जो थे, उन्होंने श्लेष्मा शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो श्लिष आलिंगने धातु से की है। किससे की है भाई, श्लिष आलिंगने धातु से मानी हुई है। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, श्लिष आलिंगने धातु से। अब हम देखते हैं श्लेष्मा का पंच भौतिक संगठन, ठीक है। श्लेष्मा का यानी कि कफ का पंच भौतिक संगठन देखेंगे, ठीक। तो पंच महाभूत तो पता ही है, नहीं पता है तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिवाइज कर लेंगे। क्या होता है, पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, अग्नि महाभूत, वायु महाभूत और आकाश महाभूत, ये पंच महाभूत हैं। इन्हीं से क्या बनता है, हमारा संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। या इस जगत में जो भी चीज़ है, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, पंच महाभूतों से बनी है। वो चाहे जीव हो चाहे प्राणी हो, ठीक है। या आपके घर की टेबल चेयर या टीवी कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें पंच महाभूतों से मिलकर ही बनी हैं, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कफ में क्या है पंच महाभूत। तो कफ के पंच महाभूत की तुलनात्मक सारणी को हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत में क्या क्या होता है, पृथ्वी महाभूत के अनुसार श्लेष्मा में क्या क्या होगा, गुरु होगा, स्थिर होगा, मंद होगा और तमोगुण होगा, ठीक है। तो गुरु मतलब भारी, स्थिर का मतलब क्या होता है, ना फैलने वाला जो हो, मीन्स कि जो ना फैलने वाला हो, जो स्थिर हो, जो एक ही जगह स्थिर हो, वही क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक। तो क्या बोला है, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, गुरु होगा, स्थिर होगा, मंद होगा, तमोगुण होगा। अब जल को देखते हैं। जल में क्या क्या है, सोम गुण होता है, पिच्छिल होता है, मृत्स्न होता है, ठीक है। मृत्स मतलब क्या होता है, लसलसा, यहाँ मैंने लिख भी दिया है तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। मृत्स मतलब क्या होता है, लसलसा। अग्नि महाभूत में क्या होगा,
स्निग्ध होगा अग्नि महाभूत में, लवण होगा, अम्ल होगा, सत्व गुण होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी किसमें, अग्नि महाभूत, यानी कि किसके अग्नि महाभूत, श्लेष्मा के अग्नि महाभूत में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर क्या है, वायु, वायु कैसी है, शीत, आकाश मृदु, आकाश महाभूत में क्या आएगा, मृदु। तो ये जो तुलनात्मक सारणी है इसको क्या करना होगा, रट्टा मारना होगा। ठीक है, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, या तो वात पूछ लेगा, या तो पित्त पूछेगा, या तो कफ पूछेगा। तो 10 मार्क्स का आता है, और फुल मार्क्स लाने हैं तो सारणी याद करनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे क्या, कफ का स्वरूप और गुण देखेंगे। ठीक है, गुण तो हर जगह काम देगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक, पदार्थ में भी काम देगा, क्रिया में भी काम देगा, और कहाँ काम देगा, और ये काम देगा आपका संहिता में। तो श्लोक क्या है, देखिएगा ध्यान से, स्निग्धा शीतो गुरुर्मंदः श्लक्षणो मृत्स्नः स्थिरा कफा। फिर से देखेंगे एक बार, स्निग्धा शीतो गुरुर्मंदः श्लक्षणो मृत्स्न स्थिरः कफः। किसके अनुसार है, अष्टांग हृदय सूत्र के अनुसार है। ठीक है, यानी कि वाग्भट के अनुसार, आचार्य वाग्भट के अनुसार। आचार्यों ने क्या बोला है, कफ को स्निग्ध बोला है, यानी कि चिकना बोला है। स्निग्ध क्या बोलते हैं, चिकना होता है, लिसलिसा होता है, चिकना होता है। ठीक है, शीत होता है, क्या होता है, शीत, कफ, ये कफ के गुण बताए गए हैं। तो आचार्यों ने क्या बोला है, कफ का गुण स्निग्ध बोला है, शीत बोला है, गुरु बोला है, गुरु मतलब भारी, मंद बोला है, मंद मतलब धीमी गति से कार्य करने वाला, श्लक्षण, श्लक्षण का अर्थ क्या होता है, अपरुष। ठीक है, यानी कि चिकना, श्लक्षण भी क्या होता है, चिकना। मृत्स मतलब क्या होता है, लसलसा, मृत्स का मतलब क्या होगा, लसलसा। तथा स्थिर, जो ना फैलने वाला हो। तो ये सारे क्या बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे, आचार्यों ने कफ को क्या स्निग्ध बोला है, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। शीत बोला है, तो शीत का मतलब होता है गुरु, सॉरी शीत का मतलब ठंडा होता है। फिर क्या बोला है, गुरु बोला है, गुरु का मतलब भारी। मंद यानी कि धीमी गति से चलने वाला या कार्य करने वाला। श्लक्षण यानी कि पुरुष, यानी कि चिकना। और मृष्ण को बोला गया है लसलसा। तथा स्थिर जो होता है उसको, जो ना फैलने वाला हो, उसको स्थिर बताया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे, कफ के गुण थे और कफ का स्वरूप था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। पहले क्या था, आचार्य वाग्भट के अनुसार, अब हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार क्या है। तो आचार्य चरक के अनुसार गुरु शीत मृदु स्निग्ध। ध्यान से देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखना, और ये इम्पॉर्टेंट श्लोक है, याद करना है। तो क्या बोला है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलाह। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिलाह। श्लेष्मणः प्रस्मम यान्ति विपरीत गुणैर गुणाः। फिर से देखेंगे, श्लेष्मणः प्रस्मम यान्ति विपरीत गुणैर गुणाः। किसके अनुसार है, आचार्य चरक शास्त्र के अनुसार। ठीक है, चरक सूत्र के अनुसार है। तो क्या होता है, अर्थात कफ क्या होता है, आचार्य चरक के अनुसार कफ गुरु होता है, शीत होता है, मृदु होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है, स्थिर होता है एवं पिच्छिल लक्षणों से युक्त होता है। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ की क्या होती, शांति। सीधी सी बात, जो जिसमें ये गुण होंगे उसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों से क्या होगा, कफ की शांति हो जाएगी। तो आचार्य चरक जो है उन्होंने बोला कि कफ का जो गुण है वो क्या है, गुरु है, शीत है, मृदु है, स्निग्ध है, मधुर है, स्थिर है एवं पिच्छिल है। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला इन्होंने, बोला कि इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्य। अब ये जो गुण दिए हुए हैं, गुरु शीत मृदु स्निग्ध, इन गुणों से विपरीत द्रव्य वालों से क्या होगा, कफ की शांति होगी। कफ की क्या हो जाएगी, शांति होगी। ठीक, फिर क्या है, अभी देखते हैं हम लोग कफ के कर्मों की तुलनात्मक सारणी। क्या देखेंगे, कफ के कर्मों की तुलनात्मक सारणी क्या है।
तो कफ के कर्मों की तुलनात्मक सारणी अष्टांग हृदय के अनुसार और चरक संहिता के अनुसार। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। श्लोक हमें याद करने के ये फायदे होते हैं कि श्लोक याद होने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन याद हो जाता फिर वो भूलता नहीं है। और उसी श्लोक में सारी क्या हिंदी छुपी हुई होती है। तो हिंदी अगर आप लिखेंगे तो कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे, गलत गलत लिख देंगे, लेकिन श्लोक कंठस्थ, ठीक है, कंठस्थ करके याद करके श्लोक सही लिखेंगे और श्लोक के मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मैं हर बार हर लेक्चर में ये बोलता हूँ, इसका ध्यान दीजिए, श्लोक याद करना होगा, ठीक है। तो श्लोक क्या है? श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व, आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार यानी वाग्भट के अनुसार श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंध क्षमा आदि भी। क्षमा आदि भी किसके अनुसार? अष्टांग हृदय सूत्र के अनुसार 11/23 में, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधि बंध क्षमा आदि भी। मीन्स की स्थिरत्व होता है, स्निग्धत्व होता है, संधिबंध होता है और क्षमा होता है आदि, ठीक है। ये इतने क्या है? इसके कर्म होते हैं। इतने क्या है? ये कर्म क्या क्या होंगे? स्थिरत्व स्निग्धत्व कर्म है, संधिबंध कर्म है और क्षमा आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आचार चरक संहिता के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है क्योंकि तुलनात्मक सारणी दोनों याद करने पड़ेंगे। तो क्या है ये? स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम वृस्ताबलम। फिर से देखेंगे ध्यान से, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम वृस्ताबलम क्षमा धृतिर्लोभस्य कफ कर्म विकारजम। आचार्य चरक के अनुसार क्षमा धृतिर्लोभस्य कफ कर्म विकारजम, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा कर किया, ठीक है। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? दृढ़ता, उपचय, स्नेह, बंध, स्थिरत्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, वृष्ता, बल, क्षमा, धृति, अलोभ आदि, इतने सारे कर्म होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार और इनकी कर्मों को देखेंगे हम लोग, क्या क्या होते हैं आचार्य चरक के अनुसार कर्म? दृढ़ता होगी, उपचय होगा, स्नेह होगा, बंध होगा, स्थिरत्व होगा, गौरव, वृष्ता, बल, क्षमा, धृति, अलोभ और इसके अलावा भी अन्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद करनी होंगी, ठीक। अब अभी हम देखेंगे क्या? कर्म देख लिए, अब क्या देखेंगे? श्लेष्मा के स्थान। मीन्स कि ये श्लेष्मा रहता कहाँ है, इसका अधिष्ठान क्या है, ठीक है। तो श्लोक को याद करना होगा, ठीक है। आइए श्लोक देखते हैं क्या है। उरह कंठ सिरह क्लोम। फिर से देखिएगा, फिर से, उरह कंठ सिरह क्लोम पर्वान्य अमास्यो रसः। पर्व अन्य अमास्यो रसः। क्या बोला है? उरह कंठ सिरह क्लोम पर्व अन्य अमास्यो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उरह। अष्टांग हृदय के अनुसार क्या बोला है? मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उरह। फिर से, उरह कंठ सिरह क्लोम पर्व अमास्यो पर्व अन्य अमास्यो रसः मेदो घ्राणम चा जीवा चा कफः सुतराम उरः। मीन्स की आचार्य वाग्भट के अनुसार, वाग्भट द्वय ने क्या बोला? उर मतलब वक्ष प्रदेश, ठीक है, चेस्ट रीजन जिसे कहते हैं। कंठ, सिर, क्लोम पर्व अमाशय, ठीक है, एवं रस एवं भेद धातु नाशा रसना को श्लेष्मा का स्थान बताकर उर को विशेष स्थान माना है, ठीक है। फिर से देखेंगे आचार्य वाग्भट ने क्या बोला कि उर जो है यानी वक्ष प्रदेश जो है, और कंठ है, सिर जो है, क्लोम है, पर्व है और अमाशय रस है, एवं भेद में धातु नाशा रचना यानी कि जीवा को श्लेष्मा का स्थान बताकर, अब यहाँ से ये लाइन देखने वाली, क्या? उर को, उरा प्रदेश जो है, उर को विशेष स्थान माना है, ठीक है। श्लेष्मा का विशेष स्थान किसको माना है? उर को। तो ये MCQ क्वेश्चन क्या बनेगा कि श्लेष्मा को विशेष स्थान, श्लेष्मा का विशेष स्थान क्या है? तो बोलेंगे उरह, यानी कि उर को विशेष स्थान बताया किसके अनुसार? आचार्य अष्टांग हृदय यानी कि वाग्भट के अनुसार, ठीक है। अब आचार्य चरक के अनुसार भी श्लोक याद करना होगा भाई, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार भी श्लोक याद करना होगा। क्या लिखा हुआ है श्लोक में? उरह शिरो ग्रीवा पर्व अन्य अमास्यो मेदस्य श्लेष्म स्थान नानी, ठीक है। फिर से देखेंगे, उरह शिरो ग्रीवा
पर्व अन्य अमास्यो मेदस्य श्लेष स्थानानि त्रय आयुरो तत्राप्य उरो। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा भी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्म स्थानम। फिर से देखेंगे एक बार, उरः शिरो ग्रीवा पर्व अन्य अमास्यो मेदस्य श्लेष्म स्थानानि तत्रापि उरो विशेषेण श्लेष्म अन्य स्थानम। किसके अनुसार, आचार्य चरक सूत्र के अनुसार। ठीक है, ये आचार्य चरक के अनुसार है। तब इसकी हिंदी देखेंगे। श्लेष्मा को उर, सिर, ग्रीवा, पर्व, अमाशय एवं मेद में स्थित होना बताया है। वक्ष स्थल को चरक ने भी कफ का विशेष स्थान बताया है। ठीक है, फिर से देखेंगे एक बार। श्लेष्मा को आचार्य चरक जो है उन्होंने श्लेष्मा का स्थान किसे बताया है, उर को बताया, सिर को बताया, ग्रीवा को बताया, पर्व को बताया, अमाशय को बताया, मेद में स्थित होना बताया। ठीक है, इतनी जगहों में स्थित होना बताया है। लेकिन वक्ष स्थल जो है, सर्कल, वक्ष स्थल को चरक ने भी क्या बोला है, कफ का विशेष स्थान। किसका विशेष स्थान, कफ का विशेष स्थान। ये क्या बनेगा, MCQ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अभी नहीं बनेगा, PG में बनेगा। क्लियर, अभी भी बन सकता है। तो क्या बोला है, वक्ष को आचार्य चरक ने कफ का विशेष स्थान बताया है। ठीक है, जैसे कि आचार्य वाग्भट ने भी बताया था। ठीक, पूरा प्रदेश को। अभी देखेंगे श्लेष्मा का स्थान का सारणी देख लेंगे, किसके किसके अनुसार, अष्टांग हृदय सूत्र के अनुसार देख लेंगे और चरक के अनुसार देख लेंगे। तो अष्टांग हृदय सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, उरा, कंठ, सिर, क्लोम, पर्व, अमाशय, रस एवं मेद, धातु, नासा, रचना को श्लेष्मा का स्थान बताया गया। ऊपर श्लोक में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। उरा प्रदेश को, कंठ को, सिर, क्लोम, पर्व, अमाशय, रस एवं मेद, धातु, नासा, रचना, जीवा और श्लेष्मा का, जेवा को, मतलब इन सब चीज़ों को श्लेष्मा का विशेष स्थान बताया गया। ठीक है, श्लेष्मा का स्थान बताया गया। तो आचार्य चरक के अनुसार क्या है, और सिर, ग्रीवा, पर्व, अमाशय, मेद में स्थित होना बताया। मीन्स कि आचार्य चरक के अनुसार श्लेष्मा का स्थान किसे बताया गया है, उरा में बताया गया, सिर में बताया गया, ग्रीवा में, पर्व में, अमाशय में, मेद में स्थित होना बताया है। ठीक है, लेकिन विशेष स्थान क्या हो जाएगा, उर हो जाएगा विशेष स्थान। अब हम देखेंगे श्लेष्मा के भेद कितने होते हैं। भाई इसके प्रकार भी होते हैं ना, कि कितने प्रकार का श्लेष्मा है, तो इसके भेद कितने होंगे। इसका भी एक क्या है, श्लोक है अच्छा सा। श्लोक में केवल नाम ही नाम लिखा हुआ है, सिंपल सा श्लोक है, लिख के आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है, अवलंबक, क्लेद, बोधक, तर्पक, श्लेष्मकत्व, मेदैः, श्लेष्मा। किसके अनुसार, अष्टांग संग्रह सूत्र के अनुसार। फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखेंगे क्या होगा, अवलंबक पहला कफ, फिर क्या बोला है, क्लेदक यानी कि दूसरा कफ, नेक्स्ट क्या है, बोधक यानी कि तीसरा कफ, फिर क्या बोला, तर्पक यानी कि चौथा कफ, नेक्स्ट क्या है, श्लेष्मकत्व यानी कि श्लेष्मा यानी कि पांचवा यानी कि लास्ट। ठीक है, मेदै श्लेष्मा। क्लियर। तो अष्टांग संग्रह कार एवं अष्टांग हृदय कार में श्लेष्मा के पांचों भेदों का उल्लेख इस प्रकार किया है। ठीक है, ये 5 भेद थे, तो इनको याद करना होगा। तो पहला क्या होगा भेद, अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, तर्पक कफ, बोधक कफ और श्लेष्मक कफ। ठीक है, ये 5 कफ के भेद हैं। ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अवलंबक कफ क्या होता है। तो अवलंबक कफ देखते हैं, इसका भी एक श्लोक है। श्लोक तो हर जगह है, लेकिन इम्पॉर्टेंट श्लोक ही लिखे गए हैं, फालतू नहीं भरे गए हैं। ठीक, तो याद करेंगे क्या लिखा हुआ है, उरः स्था स त्रिकस्य स्ववीर्यतः। ध्यान से देखिएगा, उरः स्था स त्रिकस्य स्ववीर्यतः हृदय स्थान वीर्याच, हृदय स्थान वीर्याच तत्स एव अम्बुकर्मणा, तत्स एव अम्बुकर्मणा कफ धामनाम च शेषाणाम, कफ धामनाम च शेषाणाम यत् करोत् बलम
क्या लिखा, यत करोत अवलंबनम। फिर से देखिएगा, तोड़ तोड़ के पढ़ना है। क्या, उरह स्था सा त्रिकस्व वीर्यतः हृदय स्थान वीर्याच तत्स एव अम्बुकर्मणा कफ धामनाम च शेषाणाम यत करोत अवलंबनम। यत करोत अवलंबनम किसके अनुसार है भाई, ये किस आचार के अनुसार है? मैं भी शायद आचार वाग्भट के अनुसार ही है, ये कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा। तो इसकी हिंदी क्या होगी, उरह स्थल में रहने वाले कफ जो है वो अपनी शक्ति से त्रिक को और अन्य वीर से हृदय को तथा शेष कफ स्थान को अपने स्थान में रहकर उदक कर्म द्वारा अवलंबन करता है, इसलिए अवलंबक कफ कहलाता है। तो फिर से हम देखेंगे इसको, ठीक है। क्या बोला गया है, उरह स्थल में रहने वाला कफ, जो उरह प्रदेश में या उरह स्थल में जो कफ रहता है वह अपनी शक्ति से, यानी कि वीर से अपनी शक्ति से त्रिक, ठीक है, बहुग्रीवा का संयोग होता है त्रिक, त्रिक को और अन्न वीर को यानी आहार रस से हृदय को, ठीक है, आहार रस से किसको, हृदय को, तथा शेष कफ स्थानों का अपने स्थान में रहकर उदक कर्म द्वारा अवलंबन करता है, इसलिए इसे अवलंबक कफ कहते हैं, ठीक है। तो ये याद करना होगा। नेक्स्ट क्या है, क्लेदक कफ। अब बात करेंगे हम क्लेदक कफ की। तो क्लेदक कफ समझ में ही आ रहा, नाम से ही क्लेद करना, ठीक है। तो इसका श्लोक भी याद करना होगा, श्लोक भी याद करना होगा। क्या लिखा है, यस्त्व आमाशय संस्थितः क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदनाथ। किसके अनुसार है, अष्टांग हृदय सूत्र के अनुसार। क्या लिखा है, यत्स अमाशय संस्थितः क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदनाथ, अर्थात अमाशय में जो कफ रहता है उसे क्लेदक कहते हैं। सबको पता है, मैंने ऊपर बताया भी है। तो अच्छा, मैंने ऊपर बताया था कफ का विशेष स्थान क्या होता है, देखिए फिर से दिखाते हैं आपको, भूल गए होंगे। कफ का विशेष स्थान वक्ष को बोला गया था ना, ये देखिए, यानी उरह को, कफ विशेष स्थान उरह को बोला था। आचार्य चरक ने भी बोला था, आचार्य अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने भी बोला था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, अमाशय में जो कफ रहता है उसे क्लेदक कहते हैं, ठीक। यह क्या, अन्न समूह का क्लेदन करता है, यानी गीला करता है। यह क्या करता है, अन्न समूह को, अन्न का जो समूह उसको क्या करता है, क्लेदन यानी कि गीला करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्या, बोधक कफ। तो लग रहा मेरा भी कफ बढ़ गया है। बोधक कफ क्या है, बोधक कफ को क्या कहते हैं, रस बोधनाथ बोध को रसना स्थाई, ये इसका श्लोक है, ठीक है। आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार क्या है, रस बोधनाथ बोध को रसना स्थाई। एक एक लाइन आधे लाइन के श्लोक है, याद कर लेंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो कफ रसना यानी कि जीवा में रहता हुआ मधुर आदि रसों का बोध कराता है उसे बोधक कफ कहते हैं। फिर से देखेंगे बोधक कफ क्या है, रस बोधनाथ बोध को रसना स्थाई, मीन्स कि जो कफ रसना यानी कि जीवा में रहता है, जो कफ जीवा में रहता हुआ मधुर आदि रसों का बोध कराता है, मधुर आदि रसों का बोध कराता है उसे बोधक कफ कहते हैं, ठीक है, बोधक कफ कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, जो कफ रसना यानी जीवा में रहता हुआ मधुर आदि रसों का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, बोधक कफ कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, तर्पक कफ। क्या होगा, तर्पक कफ। तो ये भी श्लोक है, छोटा सा, याद करेंगे। शिरा संस्थो अच्छ तर्पणात्, शिरा संस्थो अच्छ तर्पणात् तर्पकः। सिंपल सा आधी लाइन का श्लोक है। तो वाग्भट द्वय के अनुसार शिरा में स्थित कफ जो चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है उसे तर्पक कफ कहते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, वाग्भट द्वय, ठीक है, वाग्भट द्वय के अनुसार क्या बोला है, सिर में स्थित कफ जो चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण कराता है, जो चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण कराता है उसे क्या कहते हैं, तर्पक कफ कहते हैं। फिर से देखेंगे, वाग्भट द्वय के अनुसार सिर में स्थित जो कफ होता है
जो चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है, ठीक है, जो चक्षु आदि इंद्रियों का तर्पण करता है उसे क्या कहते हैं भाई, तर्पक कफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, श्लेष्मा कफ। नेक्स्ट क्या है, श्लेष्मा कफ, लास्ट कफ है ये, यानी कि श्लेष्मा कफ। आइए देखते हैं, संधियों में रहने वाला श्लेष्मा। संधि क्या होता है, मैंने रचना शरीर के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो संधि का अर्थ होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक अस्थियों का मेल होता है, ठीक है, जहाँ पे दो या दो से अधिक अस्थियों का संगम होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, संधियों में रहने वाला श्लेष्मा, संधियों में रहने वाला श्लेष्मा जो अस्थि संधियों को चिकना करता है, जो क्या करता है, अस्थि संधियों को चिकना करता है, उसे श्लेष्मक कफ कहते हैं, उसे श्लेष्मक कफ कहते हैं। फिर से देखेंगे एक बार, संधियों में रहने वाला श्लेष्मा जो अस्थि संधियों का चिकना करता है, अस्थि संधियों को चिकना करता है, उसे श्लेष्मक कफ कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, अस्थि संधियों को चिकना करता है। फिर इसका श्लोक एक दिया हुआ है, क्या है, संधि संश्लेषाच्छलेषकः, संधि संश्लेष अच्छलेषकः संधिषु स्थिता, है ना आधी पौन लाइन की अष्टांग सूत्र के अनुसार, तो याद करेंगे क्या होगा, संधि संश्लेष अच्छलेषकः संधिषु स्थिता, ठीक है, ये इसका श्लोक हो जाएगा। तो श्लोक सारे याद करने होंगे, क्लियर। तो यहीं से कफ का पोर्शन ख़त्म होता है। तो आज के लेक्चर में मैंने कफ ख़त्म किया, फिनिश कर दिया, कफ धातु कफ दोष दूर कर कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, दूर नहीं कर दिया, कंप्लीट करवा दिया है। इसके पहले वात और पित्त करवाया था, ठीक। तो दोष तीनों ख़त्म हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, ठीक। और आप लोग को मान लीजिए जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही, जो ना समझ में आ रहा, कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक। मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, समझाऊँगा आपको फिर से मैं, क्लियर। तो आज फिनिश करते हैं यहीं पे। और मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूरी ही है, क्लियर। इससे मेरा भी मन लगा रहेगा पढ़ाने में। चलिए फिनिश करते हैं, थैंक यू।